गाइस, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज कॉर्नर। होप यू एंड ऑल इज डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे यार हमारी क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी पहली बुक का 6th चैप्टर जिसका नाम है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एक वन शॉट लेक्चर होगा जिसमें इन डिटेल हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। नोट्स के लिए यार टेलीग्राम हैंडल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ह्यूमैनिटीज_कॉर्नर। आपको यहाँ से नोट्स तो मिलेंगे ही, साथ के साथ आप पर्सनली मेरे को टेक्स्ट करके अपने डाउट्स वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि चैनल को ज्वाइन कर लो आप। सही है, ओके। तो इसके अलावा यार इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, पांचों चैप्टर्स हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उन सबको एक्सेस कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहाँ से भी डायरेक्टली उनको जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एक बड़ा ही इजी पीजी सा चैप्टर होने वाला है। ठीक है, इसमें मेनली हम कुछ नेचुरल हैजार्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ऐसे बेसिक जो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में, राइट, डिफॉरेस्टेशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, है ना। तो चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होगी कि क्या क्या गंदगियाँ हैं जो हम इंसानों ने फैला दी है, कि कैसे हमने अपने इस एनवायरनमेंट को पल्यूट करके रख दिया है, एंड हाउ वी आर एक्सप्लॉइटिंग आवर प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल करके आता है, जहाँ से बोर्ड्स में क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन तो मान लो, ठीक है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू स्टडी टुडे। एंड ये वाला जो टॉपिक है हमारा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम एंड में डिस्कस करने वाले हैं। बीच में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं जिनसे 1-2 नंबर में, या फिर आपके फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जो वो होते हैं ना, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स बोल रही हूँ, जो MCQ होते हैं ना, वो करेक्ट इनकरेक्ट वाले की कौन सी 3 स्टेटमेंट सही है या कौन सी एक स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, वो क्वेश्चंस आपके बहुत सारे यहाँ से बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला है एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो कौन कौन से ऐसे कंसर्न है जो पूरी दुनिया की नाक में दम मचाए हुए हैं। सबसे पहला, लिमिटेड दम इन्होंने नहीं मचाया हुआ है, नाक में दम तो हमने अपनी इन्वायरमेंट के मचाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला लिमिटेड कल्टिवेबल एरिया। अब हमने जितना भी एरिया हमारे पास अवेलेबल था, फॉरेस्ट था तो हमने काट दिया, एग्रीकल्चरल लैंड था तो उसके ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, बड़े बड़े उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप करके रख दिया। ठीक है, तो जो कल्टिवेबल एरिया है वो तो बहुत ही कम एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, साथ के साथ जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको हमने इतना ओवर यूज कर दिया है कि उसकी फर्टिलिटी लूज हो गई है, उसको डिफॉरेस्टेशन कर दिया है, या फिर डेजर्टिफिकेशन हो चुका है। वो जमीन जो है वो अब बंजर हो चुकी है, उसके ऊपर खेतीबाड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है हमारी 10 की स्पीड से, राइट, अब प्रोडक्शन उतनी हो ही नहीं पा रही है बिकॉज हमारे पास लैंड ही नहीं रहा है। ओके, दूसरा हम कंसर्न देखते हैं ओवरग्रेस्ड ग्रासलैंड्स। हम ग्रासलैंड्स को देखो, अब एरिया हमारे पास बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब जो भी हमारे पास एनिमल्स अगर किसी ने रियर अप कर रखे हैं तो वो उसको ओवरफीड कराने लग जाते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है, रीजनरेट करने की एबिलिटी नहीं हो पाती है ना। लाइफ स्टॉक को अब वो लैंड सपोर्ट नहीं कर पाती है, तो कहीं ना कहीं फूड स्कार्सिटी की तरफ आता है। बिकॉज अगर हमारे पशुपालकों को, जानवरों को वो खाना नहीं मिलेगा, चारा नहीं मिलेगा, तो वो नहीं जी पाएंगे। तो अगेन हमारी फूड चेन के अंदर हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। वाटर बॉडीज बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रही है। अब इससे इवेंचुअली हमारा एग्रीकल्चर भी इफेक्ट हो रहा है, हमारी जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई है वो भी इफेक्ट हो रही है, और हमारी फूड प्रोडक्शन के ऊपर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो पानी जिसके अंदर ऑलरेडी इतना ज़्यादा, देखो अब हम खेतीबाड़ी करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो पानी जाता है एक तो वो अच्छा नहीं जा रहा। ठीक है, दूसरा जब हम खेती करते हैं तो हम अपने खेतों के अंदर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं। अब वो फर्टिलाइजर्स रिस के हमारे ग्राउंड वाटर में जा करके मिल रहे हैं, जो अगेन हमारी लाइफ के लिए खतरा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। इसकी अगर हम बात करते हैं तो हमने इंडिजिनियस कम्युनिटीज को डिस्प्लेस कर दिया है, जिससे कहीं ना कहीं एक एनवायरमेंटल क्राइसिस हमको देखने को मिल रही है। माल लाइट तो चसा दे, तुम लाइट बंद कर दी, एसी चला दियो, 5 मिनट में ही हो जाओगे ठंडो। नेक्स्ट पॉइंट, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जो लैंड थी जिसके ऊपर बेचारे जंगल में वो जानवर रहते थे, उसको तो हमने काट काट के अपने घर बना लिए, बिल्डिंग्स बना लिए, राइट। तो उनकी नेचुरल हैबिटेट हमने डिस्ट्रक्ट कर दी है ना। इसीलिए आए दिन वो शहरों के अंदर आए रहते हैं, लोगों के घरों में घुसे रहते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा इकोसिस्टम इससे थ्रेटन अप हो रहा है, और हमारी फूड चेन बहुत हद तक डिस्टर्ब हो रही होती है। बिकॉज बहुत सारे जानवर हैं जिनको अपना जो नेचुरल हैबिटेट नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी डेथ हो जाती है। बहुत सारी स्पीसीज है, आज के टाइम पे हमें चिड़िया इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, राइट। सो दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, खत्म होने की
कगार पर वो आ गई है। नेक्स्ट ओजोन डिप्लीशन, राइट। तो धीरे धीरे जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है। उससे क्या हो रहा है, जो यूवी रेज है वो अर्थ के सरफेस पर आ रही हैं एंड ये दोनों ही हमारे इकोसिस्टम को भी इंपैक्ट कर रही है, साथ के साथ हमारी ह्यूमन हेल्थ को भी इंपैक्ट कर रही होती है। कोस्टल पोल्यूशन, अब जितना भी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या वैसा हम जी कोस्टल साइट्स पे अगर घूमने जाते हैं तो हम खुद इतना कूड़ा कचरा वहाँ पे कराते हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, जो मेराइन एनवायरनमेंट है, जो वाटर लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ है, वो थ्रेटन हो रही है। साथ के साथ कोस्टल कम्युनिटीज जहाँ पे लोग फिशिंग करके जिनके ऊपर सर्वाइव रहते थे, अब क्योंकि पानी गंदा हो चुका है, तालाब गंदा हो चुका है, नदियाँ गंदी हो चुकी है, तो वो फिशिंग नहीं कर पा रहे हैं, फिशेज वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाती है। साथ के साथ टूरिज्म का अगर वो स्पॉट एक था भी कल के टाइम पे, तो वो इतनी गंदगी हो चुकी है कि आज उसके टाइम पे वो लोगों का भी सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज पार्ट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब काफी बच्चे बोलेंगे कि ये जो टॉपिक है ये तो हमें ईवीएस में पढ़ाना चाहिए, राइट, ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं? हम पॉलिटिकल साइंस में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका सॉल्यूशंस है गवर्नमेंट के पास ही। अगर गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेगी, कुछ ऐसे पॉलिसीज प्रोग्राम्स लाएगी, तो ही इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सकता है। और किसी एक सरकार के करने से ये नहीं होगा, सारी जो वर्ल्ड की कंट्रीज है उन सबकी सरकारों को मिलकर के बैठ करके काम करना होगा। तो गवर्नमेंट्स को क्या करने पड़ेंगे, वो मेजर स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू चेक द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। एंड जब इस चीज को चेक किया जाएगा तो इसके बहुत सारे हमें पॉलिटिकल कंसीक्वेंसेस भी देखने को मिलेंगे। और इस चीज को कोई भी एक सिंगल सरकार हैंडल नहीं कर सकती है, तो सबको साथ में ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो एंड में क्वेश्चन वही आ जाता है कि किसके पास पावर है, कौन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन सभी नेशंस को साथ में लेकर के आ सकता है कि वहां पे बैठ करके बातचीत हो और ऐसे लॉज को या पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। एनवायरमेंट इश्यूज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स 1960s के बाद से ही लोगों को बहुत सही तरीके से समझ में आ गया था दैट एनवायरमेंट जो है हमारी वो बहुत ही काफ़ी हद तक डिग्रेड हो चुकी है, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे। फॉर एग्जांपल 1972 के अंदर क्लब ऑफ रोम ने अपनी एक बुक पब्लिश की थी जिसका मतलब था लिमिट टू ग्रोथ्स। इसके अंदर वही था कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने को लेकर के बहुत सारी आइडियाज़ बताए गए थे कि पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, कल को हमें मे भी वाटर वॉर्स या रिसोर्स के ऊपर वॉर्स देखने को मिलेंगे। सेकंड, काफ़ी सारी इंटरनेशनल एजेंसीज है जैसे UNEP, वो भी हर साल बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करती है एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर के, ठीक है। 1987 में ब्रुटलैंड ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी आर कॉमन फ्यूचर, जिसके अंदर वही था, अगेन यही बताया गया था कि हमारा जो फ्यूचर है दैट इज ब्लीक, वो अंधकार में है, क्योंकि जिस स्पीड से हम अपने रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, हम ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करने वाले हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जून 1992 के अंदर अर्थ समिट हुआ था रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर, जिसको लगभग 170 स्टेट्स ने, हज़ारों NGOs ने और बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ने, MNCs ने अटेंड किया था। ये आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है जिसमें हर तरीके के प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो की फाइंडिंग्स क्या थी इस रियो समिट की? इस रियो समिट में एक बात बहुत क्लियर हो गई थी कि हमारे पास दो ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक ग्रुप है ग्लोबल नॉर्थ का और एक ग्रुप है ग्लोबल साउथ का। ग्लोबल नॉर्थ वो लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो ऑलरेडी रिच हैं और डेवलप्ड कंट्रीज है, एंड इन्होंने पास्ट में जिस तरीके का इनका स्ट्रक्चर रहा है, जिस तरीके से इन्होंने रैपिड स्पेस के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, अर्बनाइजेशन किया है, उसकी वजह से हमें बहुत सारे नेचुरल हजार्ड्स देखने को मिल रहे हैं, भले ही वो ओजोन डिप्लीशन है या फिर हमारी ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि इनकी जो पास्ट की एक्टिविटीज रही है, इनका जो पास्ट का एक्टिविटीज रही है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ के अंदर वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आती है जो बहुत गरीब है और जो अभी भी या तो अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग स्टेज के ऊपर है, एंड इन्होंने अभी तक ज़्यादा कुछ खास इंडस्ट्रियलाइजेशन किया ही नहीं है, ठीक है। ये हमें एक मेजर क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिल गई थी और यहीं से आता है हमारा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कॉन्सेप्ट जो हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, पहला पॉइंट यही है, रियो समिट के अंदर मेनली अग्रीमेंट्स हुए थे, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई थी, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, फॉरेस्ट्री को लेकर के, ठीक है। अब इसके अंदर एजेंडा 21 करके एक लिस्ट को निकाला गया था जिसमें बहुत सारे मेजर जो भी इनके डिस्कशंस हुए थे या जो कंक्लूजन आया था उसके बेसिस पर एजेंडा 21 के अंदर मेजर जो फोकस था दैट इज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। एक जनरल कंसेंसस निकल करके आया था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट शुड गो हैंड इन हैंड। अगर आप
डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर आप कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपके पास चिमनी के फिल्टर्स लगे हो सो दैट एयर पोल्यूशन ना हो, आपके पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो सो दैट जो भी पानी आप यूज कर रहे हैं, जो गंदा पानी हो गया है उसको आप ट्रीट करें एंड उसके बाद ही कहीं ना कहीं उसको डिस्पोज ऑफ करें, राइट। तो अगर आप डेवलपमेंट करते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हो कि आपको इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं करना है, आप रिस्पॉन्सिबल हो कि आपको इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं करना है, राइट। सो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो आपको इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। यही आइडिया था कि सस्टेनेबल तरीके से हमें डेवलपमेंट करनी है, लेकिन अब चैलेंज ये था कि ये जो हमें बैलेंस बनाना है बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ये हम कैसे बना करके चले, ठीक है। 6 पॉइंट में लिखा गया है कि काफी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कि रियो समिट जो हुई थी वो महज एक बिजनेस कैंपेन टाइप का था, बिकॉज वहां पर भी ज्यादातर फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ही था, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने को लेकर के ज्यादा कुछ एम्फेसिस नहीं किया गया। तो ये एक बेसिक बिजनेस मीटिंग की तरह ही हो रही थी जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे थे, ठीक है। एनीवेज आगे चलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। अब कॉमन क्या है? कॉमन मतलब कॉमन, आम, राइट। तो ऐसे रिसोर्सेज और या फिर ऐसे स्पेसेस जिसको एक कम्युनिटी शेयर कर रही होती है, फॉर एग्जांपल आपके पार्क हो गए, राइट, एक कॉमन रूम हो गया, एक रिवर हो गया, है ना, ये किसी के थ्रू प्राइवेटली ऑन्ड थोड़ी ना होते हैं, हर किसी का इसके ऊपर इक्वल अधिकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल कॉमन्स, यानी ऐसी चीज जो ग्लोबली कॉमन है, इस संसार के अंदर वो सबकी है, राइट। सो ऐसे एरियाज जो किसी कंट्री के कंट्रोल में नहीं आते एंड उन्हें शेयर्ड गवर्नेंस यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ का एटमॉस्फेयर वो किसका है भैया? किसी का भी नहीं है, राइट। अंटार्कटिका हमारे पास एक कॉन्टिनेंट है, उसके ऊपर ह्यूमन स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती है ना। दूसरा ओशनिक फ्लोर, कोई कंट्री नहीं कह सकती कि भैया हमारा है, नहीं, वो भी कॉमन है, राइट। आउटर स्पेस, ओशनिक फ्लोर की अगर हम बात करते हैं तो जो कंट्री की बाउंड्री होती है उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, राइट, वो उस कंट्री का होता है, वो उस कंट्री को बिलोंग करता है। लेट्स सपोज एक्स कंट्री के यहाँ 12 नॉटिकल माइल का, वाई कंट्री के नीचे का 12 नॉटिकल माइल्स का, उसके नीचे का जो बाद का बच गया फिर वो हमारा बच जाता है। रेस्ट जो हो गया हमारा दैट इज ग्लोबल कॉमन, राइट। वो किसी भी कंट्री का नहीं है, उसको कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो इन्हीं को कलेक्टिवली अगर हम कहते हैं तो रिस्क कम्युनिस्ट ह्यूमैनिटीज कहा जाता है, जिसका मतलब है रिसोर्सेज फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, यानी हर इंसान के लिए वो रिसोर्सेज इक्वल है, ठीक है। तो ग्लोबल कॉमन्स आर द एरियाज जो किसी भी सिंगल कंट्री की बाउंड्री में नहीं आते हैं एंड दे रिक्वायर ग्लोबल कॉपरेशन, ठीक है। तो इसी में एक एग्जांपल हमारे पास अंटार्कटिका का है, राइट। एक बार पढ़ लेते हैं, छोटू सा एक पैराग्राफ हमको दिया गया है। तो अंटार्कटिका की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल लाइफ इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही रिच और डाइवर्स मेराइन इकोसिस्टम हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अंटार्कटिका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ग्लोबल क्लाइमेट को बैलेंस करके रखने के लिए, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट रूल ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो जो डीप आइस कोर्स है, अगर अंटार्कटिका से साइंटिस्ट क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं एंड फिर जब उसकी जो आइस कोर है उसकी लेयर की अगर वो कार्बन डेटिंग करते हैं तो पता लगा पाते हैं कि आज से 100 साल पहले कैसा टेम्परेचर था, आज से 150 साल पहले कैसा टेम्परेचर था, राइट। तो वो अर्थ के बारे में पता लगा पाते हैं उस एरिया के वहाँ से एविडेंसेस को कलेक्ट करके, ठीक है। सिमिलरली ग्रीन हाउस गैस के कंसेंट्रेशन के बारे में भी वो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके हैं। तो अंटार्कटिका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी मेराइन लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच है, डाइवर्स है, हमारे ओवरऑल अर्थ के क्लाइमेट को ये मेंटेन करके रखता है। साथ के साथ हमें बहुत सारे अपने पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन का डेटा ये हमें यहाँ से मिलता है, एक सोर्स है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि अंटार्कटिका तो भैया ग्लोबल कॉमन है ना, किसी भी कंट्री के अंदर नहीं आता है, लेकिन फिर भी कुछ कंट्रीज की, कुछ लोगों की आदत होती है ना हर चीज पे हक जताने की, जो मिला वो मेरा, राइट। तो ऐसे ही हमारे पास यूके, फ्रांस, यूके और फ्रांस कहाँ एशिया में बैठे, अंटार्कटिका कितनी दूर है, फिर भी कहते हैं नहीं भैया अंटार्कटिका तो हमारा है ये। ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चीन हो गया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जो कहती है कि अंटार्कटिका हमारा है। अपने लीगल क्लेम्स इन्होंने किए हैं, केसेस इन्होंने किए हैं, राइट, बट उसका कोई पॉइंट है ही नहीं, है ना। अब अंटार्कटिका कोई इंसान तो है नहीं कि उठ करके कोर्ट में गवाही देगा कि नहीं मैं इनसे बिलोंग नहीं करता, राइट। सो दिस तो कांट हैपन। बट एनीवेज ज़्यादातर जो बाकी नेशंस है वो इसको ग्लोबल कॉमन का हिस्सा मानते हैं, ठीक है, एंड कहते हैं कि किसी भी कंट्री को बिलोंग नहीं करता। तो इसीलिए दोनों ही अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन को स्पेशल एनवायरनमेंट
प्रोटेक्शन रूल्स के थ्रू गवर्न किया जाता है, ठीक है। एंड 1959 से अंटार्कटिका के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, राइट। सिर्फ आप वहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च के लिए जा सकते हो, फिशिंग के लिए या फिर टूरिज्म के लिए लोग वहाँ पे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी लोगों को वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाती है, ठीक है। ओके, अब जो कॉपरेशन है ग्लोबल कॉमन के ऊपर वो बहुत चैलेंजिंग है। वो हमने पिछली स्लाइड पे देख लिया कि कुछ कंट्रीज कहती है हमारा है हमारा है हमारा है, राइट। सो ये तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, बट स्टिल कुछ हमने ऐसी आइस ब्रेकिंग ट्रीटीज की है ना, जो इंपॉर्टेंट भी थी। जैसे 1959 के अंदर एक अंटार्कटिका ट्रीटी की गई, फिर 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया, 1991 के अंदर अंटार्कटिका एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल को साइन किया गया, राइट। तो ऐसी ट्रीटीज मैंडेटरी होती है बिकॉज टाइम चेंजिंग है। जैसे अब ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई 1959 में, ये भी बहुत स्ट्रिक्टली लगाई गई थी। तो टाइम टू टाइम यहाँ के लिए भी लॉज या रेगुलेशंस बनाए जाते हैं सो दैट इस एरिया को कंजर्व करके रखा जा सके, प्रिजर्व करके रखा जा सके, ठीक है। ओके, अब जो डिस्कवरी हुई ओजोन होल की अंटार्कटिका के ऊपर मिड 1980s के अंदर, उससे हमें दोनों ही चीज़ें देखने की मिली कि पोटेंशियल कि हमें पता चल पा रहा है अर्थ के बारे में, अर्थ के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, है ना, कार्बन डेटिंग के थ्रू या जो भी डेटा हम यहाँ से ले पा रहे हैं। साथ के साथ हमें रिस्क भी समझ में आने लगे कि अच्छा, हम जिस तरीके से इस एनवायरनमेंट को देख रहे हैं या यूटिलाइज कर रहे हैं, रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर रहे हैं, वो सही नहीं है, ठीक है। एक बहुत मेजर इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा, जो इस साल हमें देखने को भी मिला कि इस साल की जो गर्मियाँ थी उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ग्लेशियर्स पिघल गए हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, एक कंट्री का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पे सारे ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं, ठीक है। जितने भी ग्लेशियर्स वहाँ पे हुआ करते थे अब ग्लेशियर बचे ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो दिन प्रतिदिन जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो गर्म होता जा रहा है, और भी बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं जो ह्यूमन लाइफ को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, साथ के साथ एनिमल जो हमारी लाइफ है उसको भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो हर एक स्पीसीज़ को, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। सो इट इज़ वेरी हाई टाइम कि हम अपनी इन्वायरमेंट को पल्यूट करना छोड़ दें, लेकिन हमारी मोटी बुद्धि में ये दिमाग बात नहीं बैठती है, सॉरी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड्स में, लिख के ले लो आज ही, ठीक है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये क्या होता है? कॉमन यानी है तो सबका, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग है ना। अब घर सबका है, ठीक है, लेकिन पापा की अलग ड्यूटीज़ है, मम्मी की अलग ड्यूटीज़ है, भैया की अलग ड्यूटीज़ है। सिमिलरली ऐसा ही कुछ कंडीशन आप मान लो यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो हमारी अर्थ है, ये हमारा घर है, इसमें अलग अलग प्लेयर्स हैं आपके पास जिनके अलग अलग रोल्स हैं, ठीक है। ओके, अब जो डेवलप्ड कंट्रीज है भैया, वो कहते हैं कि अच्छा हम क्या करते हैं, अब इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, अब हम सबको साथ में मिलकर के इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करके हमको काम करना चाहिए, है ना। तो ये है हमारे बड़े वाले भैया, ठीक है, जो सब पे अपना रोब चलाना चाहते हैं कि सब साथ में मिलकर के काम करेंगे, राइट। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं कि नहीं, ज़्यादा घर जो है वो आपने गंदा किया है ना। छोटे बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमने कम गंदा किया था, आपने ज़्यादा गंदा किया था, आपने सारी चीज़ें फैलाई थी, तो आप ज़्यादा सफाई करोगे, हम कम करेंगे, राइट। तो ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं कि ज़्यादातर जो पोल्यूशन हुआ है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हुआ है, वो किया है डेवलप्ड कंट्रीज़ ने। हमने तो डेवलपमेंट शुरू ही नहीं की अभी तक, ठीक है। तो हम काहे की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, राइट। तो वो कहते हैं कि एटलीस्ट जो भी लॉज बनाए जाए, ट्रीटीज़ बनाई जाए, उनको बनाने से पहले हमारी इस स्पेशल नीड को ज़रूर से कंसीडर किया जाना चाहिए। और इसी आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट किया गया था रियो डिक्लेरेशन के अंदर, एंड यहीं से प्रिंसिपल निकल करके आया था दैट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो बड़े भैया को ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने घर को ज़्यादा गंदा किया है, ठीक है। तो यही सेम सिचुएशन हमारे साथ हो गई कि जो हमारा नॉर्थ है उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेगी और साउथ को बहुत सारी रिलैक्सेशंस दी गई थी, ठीक है। तो 1992 के अंदर जो यूएन, यूनाइटेड नेशन का भी एक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज था, उसके अंदर उन्होंने स्टेट किया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उन्होंने ज़्यादा एमिशन किया है ग्रीन हाउस गैसेज का पास्ट के अंदर, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका आज भी पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है। तो इसीलिए चाइना, इंडिया या बाकी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्योटो प्रोटोकॉल के एमिशन, क्योटो प्रोटोकॉल अभी आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, उससे काफ़ी सारी एग्जेम्पशंस या रिलैक्सेशन दी गई थी। अब क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है? तो क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, ठीक है, जो इसी रियो समिट के बाद आया था, है ना। 1997 के अंदर जापान क्योटो के अंदर ये इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें ये था कि क्योटो प्रोटोकॉल सेट करता था टारगेट, अच्छा नीचे लिखा हुआ है, सॉरी, ओके। सो
इट्स सेट टारगेट फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज की टारगेट सेट करता था। जैसे यूएस का कंजप्शन उन्होंने देखा कि ग्रीन हाउस गैस का कंजप्शन कितना है, तो कह दिया कि आपको नेक्स्ट ईयर तक इतना कम करना है, अगले 5 सालों में इतना कम करना है और अगले 10 सालों में इतना कम करना है। ठीक है, कौन कौन सी गैसेज है जिससे एक्चुअली में ये हमारा ग्रीन हाउस गैसेज का मिशन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, है ना। ये 1 नंबर के लिए याद रख लो, सीयूईटी में भी आ सकता है, पूछी जा सकती है कि कौन कौन सी गैसेज हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस एमिशन, राइट। तो CO2, मीथेन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। तो इसके एमिशन को कम करने के लिए हर कंट्री का डेटा देखती है, उनका एमिशन देखती है करंट, एंड उस बेसिस पे उनके लिए एक लिमिट सेट करती है कि आपको इतनी लिमिट कम करनी है, ठीक है। तो इसको अगेन वही एस्टैब्लिश किया गया था क्योटो जापान में 1997 के अंदर, बेस्ड ऑन द UN फ्रेमवर्क का जो उन्होंने चार्टर दिया था, ठीक है। तो इसी पॉइंट में यही था कि इंडिया और चाइना को एग्जेम्प्ट किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल से, उनके ऊपर कम इतनी ज़्यादा वो नहीं लगी थी, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी थी जितनी बाकी कंट्रीज़ के ऊपर लगी थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। अगेन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आर शेयर्ड बाय ग्रुप, ठीक है। तो आप ग्रुप अगर शेयर कर रहा है, घर में अगर आप सब लोग रहते हैं तो आपके राइट्स भी हैं घर के ऊपर, साथ के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। क्या है कि आपको उनको प्रिजर्व करके रखना है, जो नेचर है उस किसके रिगार्डिंग, नेचर के रिगार्डिंग आपको घर को साफ सुथरा रखना है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ इट्स यूज, आपको किसी भी चीज़ का ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना, साथ के साथ आप इसको मेंटेन करके रखना है। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप उस चीज़ को ले रहे हैं, राइट्स तो वही है कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आप सस्टेनेबल तरीके से करें, है ना। जो भी रिसोर्सेज है, अगर लेट्स सपोज आप कोई भी बाग बगीचा है, उससे अगर आप फ्रूट्स तोड़ रहे हैं, फ्लावर्स तोड़ रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप नए पेड़ पौधे भी लगाएं, है ना। तो वो करना है, सस्टेनेबल तरीके से आपको चीज़ों को यूज़ करना है। अगर आप पानी को यूज़ करते हैं किसी भी कॉमन रिसोर्स से, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करें अपने गांव के अंदर, राइट। कुछ ऐसा टैंक बना दें या कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बना दें कि बारिश का पानी आप स्टोर करके रख पाए, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगा है, ये जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है, इनका जो साइज़ है, क्वालिटी है, अवेलेबिलिटी है, वो बहुत कम होने लगी है, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन हो गया है, ठीक है। लैंड को कोई ना कोई खरीद लेता है या सरकारें अपना राइट दे देते कि ये अब लैंड हमारे अंडर है, ठीक है। या फिर एग्रीकल्चर, काफ़ी लोग क्या करते हैं इन एरियाज़ के अंदर अब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो जिससे इवेंचुअली लैंड का साइज़ कम होता जा रहा है, लोग की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो लोग वहीं पे सेटल डाउन होने लग जाते हैं, अपने घर बना लेते हैं, है ना। इसके अलावा हम डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं। कुछ ज़मीनें हैं जिनको बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता था, आज भी खाली पड़ी है, लेकिन वो बंजर हो चुकी है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनकी अवेलेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, राइट। एक एग्जाम्पल देते हैं हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का, तो दैट इज सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स बेसिकली प्लेसेस होते हैं, राइट। जैसे कोई ट्री भी हो सकता है, कोई ऐसा बड़ा एरिया जंगल भी हो सकता है। जैसे सदर्न इंडिया में आपको बहुत सारे ऐसे सेक्रेड ग्रुप्स वाले प्लेसेस मिलेंगे जिनको विलेज कम्युनिटीज़ ही मेंटेन करके रखती है ना। जो आसपास के छोटे जंगल हो गए, गाँव के अंदर बहुत सारी ऐसी खाली ज़मीनें पड़ी होती है ना, जिसको लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो उसको सेक्रेड मानते हैं, पवित्र मानते हैं। काफ़ी लोग उनकी पूजा पाठ भी करते हैं। यानी मतलब सी व्हाट हैपेंड इज, हमने क्लास 12th में ही अपना जो हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें हमने पढ़ा है कि पहले क्या था, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन था। ह्यूमन नेचर से डरता था, ठीक है। उसको नेचर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो वो नेचर को पूजा भी करता था, उसको प्रोटेक्ट भी करके रखता था, नए पेड़ भी लगाता था, है ना, सस्टेनेबल तरीके से उनको यूज़ भी करता था, राइट। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय सेक्रेड ग्रुप्स की ऐसा एरिया जिसको लोग प्रोटेक्ट प्रिजर्व करके रखते हैं, उनकी प्रथाएं चलती आ रही है, राइट। बहुत सारे ऐसे ट्राइबल लोग हैं जो आज भी जंगलों में रहते हैं, उस जंगल को, उस एरिया को पूरे अच्छे से वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो यही होते हैं सेक्रेड ग्रुप्स की। अगर हम बात करें तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के जैसे ही होते हैं, उसी कैटेगरी में हम डालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एंशिएंट प्रैक्टिस है हमारी इंडिया के अंदर कि हम नेचर को रिलीजियस रीजन से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, है ना, बिकॉज नेचर भी हमारे लिए भगवान ही है, राइट। यही हमको कपड़ा पानी रोटी मकान दे रहा है ना। तो अगर हम इसके थोड़ा वैल्यू करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर कोई बुराई थोड़ी है, राइट। तो इस सिस्टम में क्या था, जो कम्युनिटीज़ होती थी वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होती थी अपने आसपास, लेट्स सपोज पेड़ उगा दिए, है ना, सस्टेनेबल तरीके से अपने आसपास का जो भी एरिया है वो उसको हार्नेस कर लेते थे। अगर छोटा बहुत कोई तालाब है तो लोग क्या करते थे, मिल करके साल दर साल में उसकी सफाई कर देते थे खुद ही, फिर नया पानी आता था, वो दोबारा से भर जाता था, है ना। अपने जानवरों को उसमें नहला लाते थे, तो टाइम टू टाइम वो उसकी सफाइयाँ भी करते थे, है ना। सिमिलरली आज भी गाँव के अंदर जंगल होते हैं तो लोग वहाँ से लकड़ियाँ काट करके लाते हैं, बट दे यूज टू मेक श्योर कि वो नए पेड़ भी वहाँ पे उगाए, उन जंगलों को भी वो प्रोटेक्ट करके रखते थे, राइट। सो ये एक बहुत ही एंशिएंट प्रैक्टिस है हमारी, जिसके अंदर हम ऐसा सब कुछ करते आए हैं। तो रिसर्चर्स का मानना है कि लोग ऐसा करके बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं, इकोलॉजिकल फंक्शन को मेंटेन करके रखते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी बनी रहती है ना। हम ऑब्वियसली अब बहुत सारे हमारे यहाँ पे ऐसे फेस्टिवल्स भी आते हैं जिनमें हम फॉरेस्ट को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उनकी पूजा पाठ भी कर रहे होते हैं, है ना। तो
वो एक तरीका है हमारा, राइट, टू शो रिस्पेक्ट, कि हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं साल दर साल। हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन आती है उनको हम उसकी इंपॉर्टेंस सिखाते हैं, है ना, कि आपने भी ऐसे प्रोटेक्ट करके रखना है। बहुत सारे टेम्पल्स हैं इंडिया के अंदर, वही है कि सेक्रेड ग्रुप्स के जो एरिया होते थे वहीं आसपास लोग चंदा इकट्ठा करके टेम्पल्स बना देते थे, है ना। लेकिन अब रिसेंटली धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रहा है, ह्यूमन सेटलमेंट्स और एक्सपैंड कर रही है ना, एंट्रॉच होने लग रहा है, कब्जे कर लेते हैं लोग ऐसे ही, ज़मीन अगर खाली पड़ी है तो, है ना, गुंडागर्दी करके उसको पूरा कब्जा लेते हैं, फिर उसको बेच देते हैं, कुछ बना लेते हैं, राइट। तो फ्री का माल है तो ऐसा लोग करते हैं। तो इस वजह से हमें बहुत सारा ये डिग्रेडेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा तरीका है एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करके रखने का, राइट, बिकॉज जो लोग उसके आसपास रहते हैं दे आर वेरी प्रोटेक्टिव, पॉजिटिव होते हैं वो अपने रिसोर्सेज के बारे में, वो उसको प्रॉपर प्रोटेक्ट करके रखते हैं, है ना। जैसे चिपको आंदोलन में क्या हुआ था, इंडस्ट्रीज आई थी, एमएनसीज आई थी, वो पेड़ों को काटने की कोशिश कर रही थी। अब जो लोग वहां रहते थे आसपास, जिनका गुजर बसर उस जंगल से होता था, उन्होंने पेड़ों को पकड़ करके वो उसके चिपक करके खड़े हो गए थे, एंड दे डिडंट लेट द एमएनसीज टू कट द फॉरेस्ट एरिया, राइट। तो उनका एक लगाव हो गया था उससे, है ना। तो ऐसा ही कुछ होता है। तो वही था कि बहुत सारे एरियाज़ के अंदर आज भी ऐसी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो डिमिनिश हो रही है, बिकॉज स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट पॉलिसीज आ रही है, वही प्राइवेटाइजेशन आते जा रहा है, लोग कब्जा करते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो टेक्निकली ये चीज़ें अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इशू। इंडिया का क्या स्टैंड है, ठीक है। तो हमारी बुक का ये वाला डेटा हमको दिया गया है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जैसे इंडिया ने 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया है, रेटिफाई किया है, राइट, एंड अभी भी अगर उसकी तरफ से हमारे पास कोई भी ऐसे लिमिट आती है, जैसे हमको कहा गया है कि हमारा जो एमिशन है 2000 तक वो 0.9% से बढ़ा होगा, एंड फिर 1.6 टन तक वो बढ़ेगा 2030 के अंदर, राइट। तो हम उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करे हुए हैं। अगर उन्होंने हमारे ऊपर कोई लिमिट लगाई भी हुई है तो हम उसके नीचे ही हैं अभी हमने उस लिमिट को क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया की नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी है जो मैंडेट करती है कि व्हीकल्स के अंदर आपको क्लीनर फ्यूल यूज़ करना है, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है 2001 का कि हमें एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003 का जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी को इनकरेज करने के लिए स्टेप लिए गए थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने नेशनल मिशन बायोडीजल्स के ऊपर भी किया है 2011-12 में, अगैन बहुत पुराना डेटा है, ठीक है। पेरिस क्लाइमेट एक्ट अग्रीमेंट हमने रेटिफाई किया था 2016 के अंदर, एंड इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। तो ये बुकिश डेटा है जो बहुत पुराना है, ठीक है। अब अगर आपको आंसर राइटिंग में चाहिए नंबर ज़्यादा, तो आपको लिखना पड़ेगा भैया अपडेटेड डेटा। क्या लिखना पड़ेगा? अपडेटेड डेटा। एंड ऑल्सो बहुत सारे आर्ट्स वाले बच्चे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एम कर रहे होते हैं, तो आपके लिए बहुत मैंडेटरी हो जाता है कि अगर आप इसी स्टेज से, है ना, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट लगा लेते हो, या जो आपके आंसर राइटिंग है, लेट्स सपोज ये वाला एक टॉपिक था, इसके अंदर हम थोड़ा सा नेट से रिसर्च कर ले कि क्या क्या नए प्रोग्राम्स हैं जो हाल ही में लॉन्च किए गए हैं, उनको आप अपडेटेड रहोगे तो आप ज़्यादा बेटर आंसर लिख पाओगे, ठीक है। बोर्ड्स के अंदर भी लिख के आना, टीचर के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज वो डेटा देखो 2011 का चल रहा है, 2001 का चल रहा है, कितना साल हो गया 2001 गए हुए, 2024 चल रहा है, 1-2-3 साल पुराना डेटा चल जाता है, लेकिन इतना पुराना नहीं चलता है, ठीक है। बुक्स तो हमारी अपडेट होनी नहीं है, हम खुद ही अपडेट हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 के अंदर, ये प्रोग्राम्स अभी तक चल रहे हैं, टाइम टू टाइम इनको अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें यही था कि हमें जो अपनी सिटी की एयर है उसको क्लीन करने की कोशिश करनी है, हालांकि हो नहीं पाई है, ठीक है। तो यही था कि जो मॉनिटरिंग नेटवर्क्स है ना, उसको हमें थोड़ा स्ट्रेंथन करना है, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी है, साथ के साथ ऐसे स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है जिससे हम पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को कम कर पाए, ठीक है। अब इसमें यही हो सकता है कि जो भी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ है, उसके अंदर चिमनीज लगाई जानी चाहिए, राइट, सो दैट जो भी हार्मफुल गैसेज या जो भी स्मोक निकल रहा है बाहर वो एयर पोल्यूशन ना करे, ठीक है। दूसरा, ई मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, ये तो अभी बड़ी ज़ोरों शोरों से मार्केट के अंदर चल रही है, ई व्हीकल्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही है, राइट। तो यही है कि सब्सिडीज़ दी जा रही है ईवीज़ के ऊपर। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी लेट्स सपोज कोई भी कंपनी अगर टेंडर उठाती है ना, इनको डेवलप करने के लिए, तो सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है, उनको कम पैसों के अंदर सामान सप्लाई किया जाता है। सिमिलरली अगर कोई बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बना रहा है तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी का ऑप्शन लेकर के आए हैं, ठीक है। जैसे सिमिलरली अगर आज के टाइम पे अगर आप सोलर प्लेट्स लगवाते हो, सोलर एनर्जी लगवाते हो अपने घरों के अंदर, स्पेशली फार्मर्स को इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, उनको सब्सिडीज़ दी जा रही है, उनको थोड़े कम पैसों के अंदर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू वो प्लेट्स लगवा करके दी जा रही है ना। तो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, राइट।
तो आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हो। आगे चलते हैं, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 का, इसका मेजर एम है इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स को प्रमोट करना, सो दैट फोसिल फ्यूल्स का जो कंजप्शन है वो कम हो सके, ठीक है। ई व्हीकल्स को यूज़ करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो बेसिकली फ्री एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड करती है वुमेन को, सो दैट जो रूरल एरियाज़ के अंदर स्पेसिफिकली अगर फ्यूल से या फिर लकड़ियों से जो चूल्हा जलाया जाता था उससे भी अगैन बहुत सारा स्मोक होता है, एयर पोल्यूशन होता है, तो उसके लिए ये स्कीम्स लॉन्च की गई है। काफ़ी में स्कीम्स में होता है कि आपको साल के 2 या 3 सिलेंडर्स फ्री मिल जाते हैं। अभी रिसेंटली जो नई स्कीम आई है उसमें ये होता है कि आप एक साल में 15 सिलेंडर ले सकते हो, 12-15, एंड पर सिलेंडर आपको 300 रुपीज़ ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ स्कीम्स आ रही है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू हर घर के अंदर सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी दी गई थी, टॉयलेट फैसिलिटी दी गई थी, जो बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। 2014 में लॉन्च की गई थी, उसके बाद 2019 या 20 में दोबारा से इसको एक्सपैंड कर दिया गया है। एंड अब मेजर फोकस है कि आपको सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना है ना, जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करके उसका यूज करने की, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है अंडर दिस स्कीम, ठीक है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान है, तो इसमें वही है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज को यूज़ किया जाता है, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, उस पर ये एम्फेसिस करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 6, यहाँ पे हमारी काउंटिंग में गड़बड़ हो गई है, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 एंड उसके बाद 2021 में इसको दोबारा से रिवाइज कर दिया गया है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स है उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। लेकिन अस बीइंग अस है ना, हमारे आसपास भी जब हम सब्जियां लेने जाते थे तो जब ये बैन लगाया गया था स्पेसिफिकली, तो वेंडर्स बोलते थे कि आप अपना खुद का थैला लेकर के आइए, लेकिन हम नहीं लेकर के जाते थे। तो एट द एंड उन्हें दोबारा से वो प्लास्टिक पन्नियाँ लानी पड़ी एंड दे आर यूजिंग इट, ठीक है। तो हमारी गलती है ना, हम कितनी बार बाहर सामान लेने जाते हैं, सब्जियां लेने जाते हैं रोज, हम कितनी बार अपना खुद का थैला लेके जाते हैं? नहीं, हार्डली साल में 1-2 बार लेके जाते होंगे, अदरवाइज हम सिंगल जो यूज़ है प्लास्टिक थैलियाँ उन्हीं को ले रहे हैं, ठीक है। वेस्ट सिग्रीगेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा रिसाइकलिंग को लेकर के कुछ प्लांट्स लगाए गए हैं, है ना, सो दैट उस प्लास्टिक को दोबारा से रिसाइकल करके यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट है नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है जिसके अंदर वो स्टेट गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करती है अगर वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के, तो उसके लिए फंड एलोकेशन का प्रोग्राम भी यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप कुछ लिख सकते हो जो मैंने एड ऑन किए हैं। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। तो बहुत सारी एनवायरमेंट को लेकर के मूवमेंट होती है, फॉरेस्ट को लेकर के, मिनरल को लेकर के, ऑयल को लेकर के, वाटर को लेकर के, ठीक है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, फॉरेस्ट मूवमेंट। मेनली हमें मैक्सिको, चील, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, इंडिया में देखने को मिली है। वही होता है कि जो फास्ट रेट के ऊपर जिस तरीके से फॉरेस्ट को क्लीन किया जा रहा है, सॉरी क्लियर किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है ना। चिपको आंदोलन हमारे पास एग्जाम्पल है, राइट, ये हो गया। दूसरा है मिनरल इंडस्ट्री। तो जब भी इंडस्ट्रीज लगती है, अगर वहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या फिर केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स वो एमिट करती है, पल्यूट करती है लैंड को भी, वाटर को भी, डिफॉरेस्टेशन होता है, जो लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं लोकल पीपल उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, राइट। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलते हैं। फिलीपींस के अंदर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ऑस्ट्रेलियन मल्टीनेशनल कंपनी के अगेंस्ट हुए थे प्रोटेस्ट, जो एक बहुत कॉमन है ना। अगर गांव के अंदर या आसपास किसी रूरल एरिया के आसपास कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आता है तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ऑपोजिशन टू मेगा डैम्स, राइट। वही है कि रिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन था जब वो डैम बनाया जाना था, है ना, इधर MP महाराष्ट्र इन एरियाज को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं तो ये मूवमेंट्स हमें टाइम टू टाइम अलग अलग जगहों पे अलग अलग रीजन्स को लेकर के देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आता है दैट इज रिसोर्स जियो पॉलिटिक्स, यानी रिसोर्स को लेकर के जो पॉलिटिक्स होती है वर्ल्ड एरेना के अंदर, उसको हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब रिसोर्स जियो पॉलिटिक्स बहुत आसान है समझना, ठीक है। जैसे इंडिया हमारी कॉलोनी रही है, ठीक है। अब कॉलोनीज बनाई क्यों जाती थी? ब्रिटेन क्यों आया इधर पे राज करने, है ना? क्या करता था वो? यहाँ से हमारा रिसोर्स लेकर के जाता था, है ना। जैसे कि यहाँ पे चाय पत्ती उगाता था, उसको लेकर के जाता था। यहाँ से जो भी कॉटन होती थी उस कॉटन को इधर से ले जाते थे एंड उधर जाकर के उसका क्लोथ बनाते थे। सिमिलरली इंडिगो यहाँ पे उगाते थे, उसको लेकर के जाते थे। तो सिमिलरली ये क्या करते हैं, ऐसी कंट्रीज के अंदर क्रॉप्स को उगाते हैं या जो भी रिसोर्स वहाँ से होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ से सस्ते दामों पर और अपने देश में जाकर के महंगे दामों के ऊपर इनको बेचते हैं, राइट। सो नेचुरल रिसोर्सेज का एक बहुत मेजर रोल रहा है आज के टाइम पे। जो यूरोपियन नेशंस बने हैं, आपका ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, है ना। सो दे आर
दे हैव बिकम लाइक दैट बिकॉज दे मेड अदर कंट्रीज देयर कॉलोनीज, ठीक है। उन्होंने वहाँ से इतना सारा रिसोर्स इन्होंने एक्सट्रैक्ट करके अपनी कंट्रीज़ के अंदर ले जा करके लगाया है, ठीक है। अगर हम 17th सेंचुरी से ही बात करते हैं, है ना, फ्रेंच हो गई, डच हो गए, यूरोपियंस हो गए, दे हैव कॉलोनाइज्ड लाइक मल्टीपल कंट्रीज एट अ टाइम एंड वहाँ से बहुत सारा रिसोर्स उन्होंने हार्नेस किया है, ठीक है। तो जो टिम्बर की जो सप्लाई होती थी, टिम्बर लकड़ी जो होती थी बहुत महंगी बिकती थी, राइट, वो यूरोपियंस की प्रायोरिटी होती थी कि लेके आनी है, किधर से भी लेकर के आनी है, ठीक है। फिर उसके बाद कोल्ड वॉर का अगर हम फेस देते हैं तो कोल्ड वॉर के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर तो डिलीट हो गया, बट फिर भी मैंने बताया होगा कि जैसे एक ग्रुप यूएसए का बन गया था, एक ग्रुप यूएसएसआर का बन गया था। अब बहुत सारी कंट्रीज इनको ज्वाइन कर रही थी। इनको ज्वाइन करने का फायदा क्या था? इनको ज्वाइन करने का फायदा ये था कि ये उनको बदले में प्रोटेक्शन देते थे, ठीक है, और यहां से क्या करते थे, इनके रिसोर्सेज को यूज करते थे, इनके ऑयल को पुल करते थे, जो भी रिसोर्स इनके पास अवेलेबल है, राइट, उसको यहां से उठा करके ले जाते थे अपने देशों के अंदर, है ना। तो यही था कि मिलिट्री फोर्सेस को आपने डिप्लॉय कर दिया है जहाँ पर भी रिसोर्स की एक्सट्रैक्शन साइट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर भी आपके शिपिंग रूट्स हैं, राइट। जैसे यूएसएसआर ने क्या किया था, यूएसएसआर ने किया था ना, आई थिंक जर्मनी से जितना भी उनका मशीन था सब कुछ उठा ले गए थे, है ना। जब जर्मनी बिल्कुल कोलैप्स हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की भी बात है, उनकी फैक्ट्रीज से मशीन्स को उठा ले गए थे, हर चीज़ को वहाँ से उठा ले गए थे, राइट। तो इन्होंने यही किया है कि अपनी मिलिट्री फोर्सेस को ऐसे एरियाज़ के अंदर डिप्लॉय कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो भी शिपिंग रूट्स होते थे उनके ऊपर भी इनकी मिलिट्री या कुछ ऐसे गैंग्स होते थे स्पेशली जो मिल करके लूटते थे एक दूसरे के शिप्स को, सामान को, जिसमें टिम्बर जा रहा है, जिसमें ऑयल जा रहा है, राइट। सो ये बहुत एक मेजर वो रहा है, ठीक है। जैसे जो मेडिटेरियन ब्लैक सी वाला रीजन है ना, वहाँ पे बहुत सारी आज के टाइम पे भी चोरी चकारियाँ होती है, शिप्स के कंटेनर्स को चुरा लिया जाता है, राइट। सो ऐसे ग्रुप्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं जो टेक्निकली कंट्रीज़ के थ्रू ये होते हैं, ठीक है, वो उनके लिए काम कर रहे होते हैं डिफरेंट नेशंस के थ्रू, राइट। तो दिस थिंग हैपन टुडे एज वेल। उसके बाद स्टॉक पाइलिंग स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज। स्टॉक पाइलिंग मतलब स्टोरेज, इकट्ठा करके रख लेना जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, ठीक है। नेक्स्ट की फेवरेबल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते थे, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किसी बड़े नेशन के साथ या किसी छोटे नेशन के साथ, उनको सिक्योरिटी दे देते थे, थोड़े मिलिट्री वेपन्स दे देते थे, बदले में उनका रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करके ले जाते थे, राइट। सो दिस थिंग हैज़ हैपेंड लॉन्ग ओवर। आज के टाइम पे बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना। चाइना क्या करता है? चाइना पहले क्या देता है? पैसा देता है, लोन देता है, भर भर के देता है और बड़े भारी भरकम इंटरेस्ट पे देता है, ठीक है। अब जब सामने वाला पाकिस्तान को डुबा करके गिर दिया, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है, क्या करता है? फिर उनके पोर्ट्स ले लेता है। गांधार पोर्ट जो बहुत बड़ा पोर्ट होता था पाकिस्तान का, वो उन्होंने लीज पे लिया था, वो अपना डेप्ट नहीं दे पाए, इन्होंने जो इनको पैसा उधार दिया था, तो इन्होंने क्या किया? गांधार पोर्ट का कब्जा कर लिया, राइट। तो ऐसे ऐसे करके चाइना ने बहुत सारे पोर्ट्स पर बहुत सारी कंट्रीज को डेप्ट में करके उनके एरिया को कब्जा लिया है, राइट। सो ये एक थोड़ा सा इतना डायरेक्ट इन्वेजन नहीं कर रहे जैसे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली यहाँ पर पे आकर के इन्वेड कर रहे थे। चाइना का पैसा इन्वेड कर रहा है दूसरी कंट्रीज को, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑयल की अगर हम बात करें तो मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स रहा है। ऑयल की जो हिस्ट्री रही है, इट हैज़ बीन हिस्ट्री ऑफ वॉर्स, कन्फ्लिक्ट्स, कॉम्पिटिशंस, राइट। बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं ऑयल को लेकर के। हमारे पास एग्जाम्पल भी है कि अमेरिका ने इराक को इन्वेड कर दिया था, ये कह करके कि वो वेपन्स बना रहा है मास डेवलपमेंट के, WMD, ठीक है। एंड बाद में पता चला था कि नहीं, इसने तो अटैक किया था ताकि वो उसके ऑयल को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लेके जा सके, ठीक है। तो ये हमेशा से चलता आया है। वेस्टर्न एशिया की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा गल्फ वाला रीजन है, उसके अंदर लगभग 30% हमारा ऑयल रिसोर्स प्रेजेंट है। तो मतलब टोटल 64% जो हमारे प्लैनेट का नोन रिजर्व है ना ऑयल का, वो यहाँ पे है, ठीक है। एंड यही एक ऐसा स्पेसिफिक रीजन है, जब भी कोई वॉर होता है या कुछ भी ऐसे ऑयल की डिमांड बढ़ जाती है, तो यही सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। तो इनके मेजर ट्रेड रिलेशंस, या हम गल्फ कंट्रीज़ को स्पेसिफिकली कह सकते हैं सऊदी अरेबिया बना है तेल बेच बेच के बना है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास बहुत तेल था। एंड आज के टाइम पे सऊदी अरेबिया क्या से क्या बन गया है, ठीक है। एक बंजर डेजर्ट हुआ करता था, है ना। आज के टाइम पे तो देखो शेखों के तो अलग ही ठाट बाट है। सिमिलरली इराक नंबर 2 पे आता है, ठीक है। अब US, यूरोप, जापान, इंडिया, चाइना, जिनके अंदर मेजर इस ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है, ये काफ़ी दूर इनसे फार डिस्टेंस पे ही रहते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है इनके लिए ऑयल को किसी ना किसी तरीके से एक्सपोर्ट करके लेकर के आना। इन्हें बहुत सारी ड्यूटी देनी पड़ती है, बहुत दिनों में शिप्स आती है ना, महीने तक लग जाते हैं, राइट। तो अभी ऑयल को लेकर के बहुत मेजर एक वॉर की हिस्ट्री रही है, राइट। लेकिन अभी धीरे धीरे ऑयल का कंजप्शन कम होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑयल ज़्यादा, अगैन वही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, एक लिमिटेड अमाउंट ही अवेलेबल है, ठीक है। सो कंट्रीज आर स्विचिंग टू ऑल्टरनेटिव सोर्सेज, राइट। ऑयल के बजाय हम किस पे फोकस कर रहे हैं? ऑयल के बजाय अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस कर रहे हैं, है ना। EVs पे फोकस किया जा रहा है कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो इलेक्ट्रॉनिक हो, जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा
बेनिफिट रहेगा। सिमिलरली सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक सऊदी अरेबिया का मेन बिजनेस ऑयल में चलता था, लेकिन अभी दे आर डेवलपिंग एज वेल। वो टूरिस्ट सिटी बना रहे हैं प्रॉपरली, राइट। क्यों बना रहे हैं? सो दैट उनके पास एक दूसरा ऑल्टरनेट सोर्स हो इनकम का। अभी तक उनके पास इनकम का सोर्स ऑयल ही था, राइट। लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे ऑयल भी खत्म होने वाला है एंड अब लोग ऑल्टरनेट रिसोर्सेज पर स्विच कर रहे हैं। सो बेटर है कि हम भी कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट ऐसा इनकम का अपना सोर्स बना ले, राइट। तो ये करने की कोशिश हो रही है। वाटर भी एक अनदर इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट ग्लोबल रिसोर्स है, ठीक है। आने वाले टाइम के ऊपर मे बी हमें वाटर के ऊपर वॉर देखने को मिल सकता है, राइट। तो स्टेट्स जो हैं वो फोर्स को भी यूज़ करते हैं वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, सीज करने के लिए, है ना। इजराइल, सीरिया, जॉर्डन के अंदर हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर इंडस रिवर का जो वाटर है उसका कन्फ्लिक्ट अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। बांग्लादेश के साथ भी हमारा कन्फ्लिक्ट है वाटर को लेकर के, ठीक है। टर्की, सीरिया, इराक के अंदर भी, राइट। तो बहुत ज़्यादा इंटेंस झगड़े हो जाते हैं, है ना। जब भी कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री का अगर पानी रोक देती है तो बहुत ही एक गर्म माहौल हो जाता है पॉलिटिक्स के अंदर भी, राइट। बिकॉज वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ना, ठीक है। तो यहाँ हमारा लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज इंडिजिनस पीपल एंड देयर राइट। इंडिजिनस पीपल को होम ग्रोन भी कहते हैं, इनलैंड भी कहते हैं, नेटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो इंडिजिनस पीपल अगर हम बात करें यूएन के अकॉर्डिंग तो एक डेफिनेशन है। तो जैसे सपोज करो ये एक एक्स प्लेस था, राइट। यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। बिफोर किसी दूसरे एरिया से लोग आए एंड उन्होंने आकर के इनको कंट्रोल कर लिया। जैसे अफ्रीका के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ब्लैक्स यूज टू एग्जिस्ट हेयर ऑलरेडी, राइट। लेकिन वाइट्स आए कहीं से एंड वाइट्स ने आकर के यहाँ पे कंट्रोल कर लिया। सो इंडिजिनस पॉपुलेशन आर द पीपल हु ओरिजिनली इनहेबिटेड अ कंट्री। जो ओरिजिनल सिटीजन्स तो वो है, राइट, बिफोर अदर्स अराइव फ्रॉम डिफरेंट कल्चर और एथनिक बैकग्राउंड एंड टेक कंट्रोल। दूसरों के आने से पहले जो एक्चुअली में यहाँ पे रहते थे, जिनके जनरेशंस यहाँ पे रही है, जिनके एंसेस्टर्स यहाँ पे रहे हैं, जिनका यहीं पे जन्म हुआ है, जो यहीं पे रहे हैं बहुत सालों दर सालों तक, वो है हमारे। लेकिन क्या होता था, किसी दूसरे एरिया से, किसी दूसरे कल्चर से या किसी दूसरे एथनिक बैकग्राउंड के लोग दूसरे एरिया से माइग्रेट करके यहाँ आ जाते हैं एंड वो इस एरिया को डोमिनेट कर लेते हैं एंड फिर वो एरिया टेक्निकली उन्हीं का ही बन जाता है, ठीक है। तो इंडिजिनस पीपल की अगर हम बात करते हैं, बाकी सोशल मूवमेंट्स की तरह ये बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो इंडिजिनस पीपल है, जो एक टाइम पे उस लैंड के ऑनर हुआ करते थे, अब वो माइनॉरिटी में रह गए हैं, ठीक है। सो दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, अपने एजेंडा को लेकर के, अपनी रिकॉग्नाइजेशन को लेकर के वो आज तक लड़ रहे हैं। इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं इंडिजिनस पीपल को हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में डालते हैं, विच इज़ रफली अराउंड 8% ऑफ आवर पॉपुलेशन, ठीक है। एंड इनका जो मेजर सोर्स है लाइवलीहुड का, ये एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ये फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, कुछ लोग हंटर गैदरर्स भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। अब इन्हें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है ना, और बहुत सारी डिफिकल्टीज इन्होंने देखी है एंड दे आर द लार्जेस्ट ग्रुप अफेक्टेड सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस। इनको टाइम टू टाइम जंगलों के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स आते थे उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता था। एंड आज के टाइम पे तो हमारे पास सोशल मीडिया है ना, कि कोई भी अगर कुछ भी होता है तो एटलीस्ट वी हैव पीपल, वी हैव एक्टिविस्ट, वी हैव एनजीओज जो उनके लिए आवाज़ उठा देते हैं। लेकिन आज से 70-80 साल पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, राइट। उन्होंने जो सफ़र किया है, उन्होंने जो देखा है, सो दीज पीपल आर द वन हु हैड गिवन देयर ब्लड एंड देयर लाइफ फॉर इंडियाज डेवलपमेंट। ये बहुत ही सही तरीके से बोला जा सकता है, ठीक है। एंड दे आर स्टिल सफरिंग, उनके बारे में कोई आज भी बातचीत नहीं करता है, ठीक है। 1975 के ऑनवर्ड्स काफ़ी सारी बातचीत होने लगी, एक वर्ल्ड काउंसिल बनी इंडिजिनस पीपल की, राइट, जिसके अंदर दे एडवोकेट फॉर देयर राइट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट 11 इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन जिसको कंसल्टेटिव स्टेटस मिला है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, राइट। तो मेजर हमने स्टार्ट किया कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं, राइट। फिर हमने रियो डी जेनेरियो को डिस्कस किया एंड वहीं से हमारा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट निकल करके आया कि जो ग्लोबल नॉर्थ है भैया, उसने ज़्यादा गंदगी फैलाई है तो उसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी एंड ग्लोबल साउथ को कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कम लॉज या रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, इंडिया का क्या स्टैंड है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर के, उसको मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है। 6 से 7 मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखवाए हैं, आप उनको लिख करके आओगे तो आपका आंसर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स इज अ टॉपिक जिसके ऊपर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। इंडिजिनस पीपल से भी कभी क्वेश्चन नहीं आया PYQs में अगर आप देखो, लेकिन अब क्योंकि आपके पास MCQ है तो MCQ की तो कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा करके दे सकते हैं, ठीक है। बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम सारे डेटा को कम से कम टाइम के अंदर कवर कर पाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।